नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड। और आज के शो में हम बात करेंगे न्यू फंड ऑफर की। और दरअसल हमारे रडार पर रहेगा बड़ौदा बीएनपी पारिबास निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इस फंड से रिलेटेड डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे और समझेंगे कि फोकस इस फंड का कहां रहेगा। लेकिन इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर शिव चनानी मौजूद हैं, जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं इक्विटी बड़ौदा बीएनपी पारिबास म्यूचुअल फंड के। मिस्टर चनानी, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। और इस न्यू फंड ऑफर के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपसे चर्चा करना चाहेंगे करंट मार्केट सिनेरियो की, क्योंकि आप मार्केट्स को काफी क्लोजली वॉच करते हैं, ट्रैक करते हैं और आपने काफी मल्टीपल मार्केट साइकिल्स देखी होंगी। फिलहाल जो करंट मार्केट सिनेरियो है उसे कैसे रीड करते हैं? थैंक यू दीपाली। देखिए, करंट मार्केट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ट्रिकी सिनेरियो है अभी, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, वो रिवाइवल की तरफ है। और अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो वहां पे कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं, कुछ अनसर्टेनिटीज हैं। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो अभी हमारी जो सोच है आज के दिन में वो ये है कि जो निवेशक है, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आज के दिन में, वो हमें डोमेस्टिक में ज्यादा अच्छी दिख रही है कंपेयर टू अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें। अच्छा मिस्टर चनानी, डोमेस्टिक थीम्स की बात करेंगे, लेकिन आपने ग्लोबल रिस्क का जिक्र किया और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं ग्लोबली जिन्हें तमाम ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं। फिर चाहे वो यूएस मार्केट्स में जो रेट साइकिल चल रही है उसको लेकर एंटिसिपेशंस हो, यूएस इलेक्शंस हो, चाइना स्लोडाउन कंसर्न्स हो, कच्चे तेल का बिहेवियर हो, या फिर मिडिल ईस्ट टेंशन ही क्यों ना हो, अगर सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स को वॉच करें, सबसे बड़ा रिस्क इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से कोई आपको लग रहा है क्या इन सभी डेवलपमेंट्स के बीच में? देखिए, इसमें अगर आपने बात करते हैं, जो ग्लोबल रिस्क आती है, ग्लोबल रिस्क इंडिया स्पेसिफिक नहीं होने वाली है कि ये रिस्क सिर्फ इंडिया के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो अगर वो रिस्क आएगी तो वो ग्लोबली पूरी दुनिया के लिए आएगी। उसमें अगर हम एक किसी चीज को अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो ऑफ कोर्स रहेगी कोई भी मिलिट्री एक्शन है या जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो है, वो सबसे बड़ी रिस्क रहेगी। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द अदर थिंग्स जो भी हम बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, वो सब मोस्टली एक ट्रांजिशनल है, कुछ दिनों के लिए रहेंगी, उसके बाद सारी वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अगर हम यूएस इलेक्शंस की बात करें तो ऑफ कोर्स बाई नवंबर आपके पास नतीजे आ जाएंगे। अगर हम चाइना स्लोडाउन की बात करें तो वहां पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट ने काफी सारे मेजर्स लिए हैं रिवाइवल के लिए। तो ये सब जो चीजें हैं, जो रिस्क है, वो सब एड्रेस हो जाएंगी शॉर्ट टर्म में। जो बड़ी रिस्क रहेगी वो मिलिट्री या जियोपॉलिटिकल इश्यूज फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। ओके, अच्छा मिस्टर चनानी, जैसे आपने जिक्र कहा कि जी बोलिए। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि अगर हम लास्ट 20 साल 25 साल कभी भी जाएं, उसमें हम ये देखेंगे कि कभी भी ग्लोबल रिस्क जो आती है उसमें इंडिया हमेशा स्टैंड आउट करती है। इंडिया हमेशा रिस्क होने के बाद वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट हमेशा रही है। तो अगर वैसी रिस्क आएगी तो उसमें भी इंडिया विल एक्चुअली बी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। ओके, तो फिर क्या एज्यूम करें कि डीआईएस के साथ साथ एफआईएस का पैसा वापस इंडियन मार्केट्स की तरफ आते हुए दिखाई देगा? क्योंकि फ्लोज तो आए हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से, लेकिन रिसेंटली विड्रॉल्स भी हुए हैं, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है। तो एक्सपेक्ट करें कि एफआईएस का वापस से इंडियन मार्केट्स फ्लेवर के तौर पे उभरेंगे? देखिए, अगर हम एफआईआईज की बात करें तो मैं इसको दो तरीके से बताना चाहूंगा। एक जो है वो अगर हम मीडियम से लॉन्ग टर्म की बात करें, 3 साल 5 साल 7 साल की बात करें, तो एफआईआई के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, कि उनको इंडिया आना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट जो हम देख रहे हैं आज ग्रेजुअली साइज में इतना बड़ा होते जा रहा है कि उसे इग्नोर कर पाना मुश्किल है और ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो हमने एफआईआई का थोड़ा आउटफ्लो देखा है रिसेंट 2 वीक या 3 वीक में, वो जैसा मैंने पहले बताया कि चाइनीज गवर्नमेंट ने नए मेजर्स लिए हैं,
तो सडनली हमने देखा है कि चाइनीज मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ गया है। एंड ऑफ कोर्स अपने को दिख रहा है आज के दिन में कि चाइनीज मार्केट 20% 25% बढ़ गया है, बट ये 25% मूव आया है बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद। आज अगर लास्ट 2 साल 3 साल की बात करें तो चाइनीज मार्केट ने ऑलमोस्ट नुकसान ही किया है, रिटर्न नहीं बने हैं वहां पे। तो एक वो इमीडिएट रिएक्शन हमने देखा है जहां पे जो एफआईआई है वो इंडिया से बेच करके थोड़े बहुत चाइना में आ रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू ये है कि अगर चाइना मार्केट भी अट्रैक्टिव रहता है तो ये होगा कि जो डेवलप्ड मार्केट है, डेवलप्ड मार्केट से पैसा इमर्जिंग मार्केट में आएगा, और इमर्जिंग मार्केट में अगर पैसा आएगा तो फिर इंडिया में भी वो पैसा आएगा, क्योंकि आज के दिन में इंडिया का वेट ऑलमोस्ट 20% के आसपास है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एफआईआई का पैसा इमर्जिंग मार्केट के तहत भी आ सकता है। बिल्कुल, और इंडियन मार्केट्स पर भरोसा तो रहा है ही, इसीलिए पैसे आए भी हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि डीआईज ने भी जमकर पैसा डिप्लॉय किया है मार्केट्स में, और पिछले 4 सालों में देखें किस तरीके के ज़बरदस्त फ्लोज रहे हैं। अच्छा, अगर हम अब एग्जिस्टिंग थीम्स की बात करें मिस्टर चिनानी, तो कौन सी थीम्स अट्रैक्टिव लग रही हैं? क्योंकि ऑटोज चल चुका है, मेटल्स चल चुके हैं, पावर चल चुका है, फिनेंशियल्स में हमने तेज़ी आते हुए देखी है। अभी कौन सी वो थीम्स आपको लग रही हैं कि यहाँ से मार्केट को आगे लेकर जाएंगी, या फिर वो थीम्स जो अभी भी अट्रैक्टिव हैं और पैसा बन सकता है? देखिए, थीम्स की अगर बात करें तो अगर अपने 3 साल या 5 साल की बात करें कि कहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, किस थीम्स में, तो उस थीम्स को हम लोग बोलते हैं आइस। आइस का मतलब है इनोवेशन, कंजम्पशन और एनर्जी ट्रांजिशन। ये जो 3 है ये बहुत बड़ी थीम्स है अगले 3, 5, 7 साल के लिए, और बहुत बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट्स इन तीनों में होने वाले हैं। अगर हम इनोवेशन की बात करें तो आज जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर नहीं है। आज हर इंडस्ट्री को, हर बिजनेसमैन को टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अगर हम एआई की बात करें तो आज हर कंपनी, हर इंडस्ट्री बात कर रही है कि हम एआई को किस तरह यूज कर सकते हैं। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो ये हमें अच्छी तरह से मालूम है कि आज इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी $3000 के आसपास है। आज वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगले 5 साल 7 साल में 3000 से बढ़कर के $10,000 होने वाली है। तो उस हिसाब से जो कंजम्पशन ओवरऑल बास्केट है, वो कंजम्पशन बास्केट भी इंक्रीज होने वाला है, प्लस उसमें जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारे जो लोग हैं जो इन्वेस्ट स्पेंड करने वाले हैं, वो स्पेंड भी बहुत जोरों से बढ़ने वाला है। और लास्टली अगर हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी थीम उभर करके आई है, जहां पे हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल है, ग्रीन हाइड्रोजन है, बहुत सारी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज आज के दिन में देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होने वाला है। ओके, अच्छा मिस्टर चिनानी, एक क्विक क्वेश्चन और मार्केट्स पर, उसके बाद न्यू फंड ऑफर की बात करेंगे। अब से अगर हम 4 साल पहले बात करें, फॉर इंस्टेंस 2020 में, तो रेलवेज हुआ, पीएसयूज हुए, छोटे पीएसयूज हुए स्पेशली, ये ऐसी पॉकेट्स थी जो कि सस्ती थी वैल्यूएशन वाइज, लेकिन इनकी सेहत अच्छी नहीं थी। अब इनकी सेहत में भी सुधार हुआ है थोड़ा, और वैल्यूएशंस भी थोड़ी महंगी हो गई हैं। कुछ ऐसी थीम्स अभी भी नजर आ रही हैं क्या मार्केट्स में, या कुछ ऐसे सेगमेंट्स, पॉकेट्स दिख रहे हैं क्या जो कि सस्ते हैं वैल्यूएशन वाइज, जो कि आगे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करें तो आज के दिन में ऑफ कोर्स अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर अगर अपने लास्ट 5 साल या 10 साल की वैल्यूएशंस के तहत देखेंगे तो काफ़ी सस्ते हैं। हमने देखा है कि बैंकिंग एज अ सेक्टर है ने लास्ट 2 सालों में उतना परफॉर्म नहीं किया है जितना पूरे मार्केट ने किया है, और उसके कारण भी है क्योंकि काफ़ी चीज़ें चल रही थी बैंकिंग सेक्टर में, पर्टिकुलरली अगर हम प्राइवेट बैंकिंग्स की बात करें तो हमने वहां पे कुछ अंडर परफॉर्मेंस देखा है, और वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है उस क्षेत्र में। तो एक वो सेक्टर हमें लगता है कि जहां पे
अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल के तहत एक कैचअप हो सकता है। और पर्टिकुलरली अगर एफआईआई के पैसे आते हैं, तो जैसा हमने हिस्टोरिकली देखा है कि एफआईआई प्राइवेट बैंक्स में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो एक फैक्टर भी काम कर सकता है। ओके, चलिए, इंटरेस्टिंग मार्केट्स पर व्यू मिला है यहाँ पर। लेकिन अब बात करते हैं न्यू फंड ऑफर की, और अगर इस फंड की डिटेल्स बताएं तो ये फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 14 अक्टूबर को ओपन हो चुका है, और सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन रहेगा टिल 28 अक्टूबर 2024। जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ का है, और इसमें आप रेगुलर या फिर डायरेक्ट 2 प्लान्स के थ्रू पैसे लगा सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें रहेगा 0.2% का, और साथ ही निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को यूज़ किया जाएगा एज अ बेंचमार्क फॉर दिस फंड। तो मिस्टर जिनानी, पहले तो बताइए इस नए फंड ऑफर के बारे में, आपके फोकस सेक्टर्स कहाँ रहेंगे, और प्लस क्या रैशनल है इस पर्टिकुलर फंड के पीछे? देखिए, जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड है, उसका जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि आज जो इन्वेस्टर हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि इन्वेस्टर को जो पैसे लगाने हैं, जो निवेशक को पैसे लगाने हैं, उनके जो फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव है उसके तहत पैसे लगाने चाहिए। तो अगर किसी के 3, 5 या 7 साल जो लॉन्ग टर्म व्यू है या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में हम हमेशा यही बोलते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप ओवर लॉन्ग टर्म ज़्यादा रिटर्न देते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप्स। लेकिन उसमें भी एक ऐसे जो निवेशक हैं, पर्टिकुलरली जो नए हैं निवेश बाजार में, जिन्हें थोड़ा रिस्क एपिटाइट शायद कम हो या उन्हें उतना एक्टिव फंड मैनेजमेंट के बारे में ना मालूम हो, उनके लिए ये फंड काफ़ी सुटेबल है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करेगा, उन्हें मालूम है कि कौन सी कंपनियां जिस इंडेक्स में रहने वाली है, और तो ये एक पूरा एक्सपीरियंस के लिए, जो निवेशक का जो एक्सपीरियंस हो, उसके उद्देश्य से ये फंड हमने लॉन्च किया है। अच्छा, एक चीज़ और, अब क्योंकि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड बेंचमार्क इंडेक्स रहेगा इस पर्टिकुलर फंड के लिए, तो ओवरऑल मिड कैप ग्रोथ को लेकर आपका व्यू क्या है? क्योंकि रिसेंटली बहुत चर्चा हुई है इस बारे में कि मिड कैप्स काफ़ी चल चुके हैं, लार्ज कैप्स पर शिफ्ट करने का समय है। अब उस समय में वो फंड आप लेकर आए हैं जो कि मिड कैप स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करता है, तो क्या व्यू है इस पर्सपेक्टिव से? देखिए, हम हमेशा यही बोलते हैं कि अगर निवेशक को मिड कैप या स्मॉल कैप में पैसे डालने हैं, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है, जो टाइम पीरियड वो देख रहे हैं, वो कम से कम 3 से 5 साल के बीच में होना चाहिए। और हिस्टोरिकली अगर हम देखें, ओवर 3 या 5 साल के बेसिस पर अगर हम देखें ऑन अ रोलिंग रिटर्न बेसिस, तो मिड कैप और स्मॉल कैप हमेशा बेहतर रिटर्न देते हैं लार्ज कैप के कंपैरिजन में। तो ये जो शॉर्ट टर्म में बात करते हैं अपने कि भाई अगले 3 महीने में लार्ज कैप चलेगा या मिड कैप चलेगा, ये एक जो हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, वो अगर निवेशक का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव 3 साल या 5 साल का है, तो उसमें अगले 3 महीने में बेहतर करेगा या कम रिटर्न करेगा, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टर को हमेशा जो लॉन्ग टर्म है, 3 या 5 साल का जो हॉराइजन है, वो हॉराइजन लेकर के चलना चाहिए, ना कि अगले 3 या 5 महीने में क्या करेगा उसके ऊपर चिंता करें। ओके, ओके, चलिए, तो लॉन्ग टर्म व्यू अगर है 3 से 5 साल का, तो इस फंड ऑफर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर समझने की कोशिश करेंगे जिन सेक्टर्स पर ये पर्टिकुलर फंड फोकस करेगा, जिसमें कैपिटल गुड्स है, केमिकल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और स्पेशली रियल एस्टेट और केमिकल्स को लेकर क्या आउटलुक बनकर आ रहा है, कौन सी वो किस बेसिस पे कंपनीज का सिलेक्शन किया गया है, इस सब पर हम फोकस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप
देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शिव चिनानी जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं इक्विटी बड़ौदा बीएनपी पारिबास म्यूचुअल फंड के, और हम बात कर रहे हैं न्यू फंड ऑफर की निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के, जो कि 28 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला हुआ है। अच्छा मिस्टर चिनानी, एक चीज़ और आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, जो मैं डिटेल्स पढ़ रही थी इस एनएफओ के बारे में, तो इस फंड में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उनको एक्सेस मिलेगा उन सेक्टर्स का, जैसे कि कैपिटल गुड्स हुआ, केमिकल्स, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल्स, यानी वो सेक्टर्स स्पेसिफिकली जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड हैं या फिर उतने वाइब्रेंसी के साथ निफ्टी 50 इंडेक्स में प्रेजेंट नहीं हैं। क्या आइडियोलॉजी रही इन सेक्टर्स को पिक करने के पीछे इस पर्टिकुलर फंड के अंडर? देखिए, जो इंडेक्स फंड है वो तो ऑफ कोर्स जो हमारे रेगुलेटर है वो डिसाइड करते हैं कि इंडेक्स के कंपोजिशन क्या होंगे। तो उस इंडेक्स के बेसिस पे हमने ये फंड लॉन्च किया है, और जो इंडेक्स में कंपनियां हैं वो सेम कंपनियां सेम वेट से इस इंडेक्स फंड में रहेंगी। लेकिन मैं आपको एक बेसिक उद्देश्य बताता हूं कि मिड कैप को कैसे देखा जाए, या मिड कैप में जो इंडस्ट्री है, जो सेक्टर हैं, उन्हें कैसे देखा जाए। जैसा आपने बताया कि बहुत सारे जो सेक्टर हैं मिड कैप इंडेक्स में, वो लार्ज कैप इंडेक्स में रिप्रेजेंटेड नहीं है। तो एक सबसे बड़ी बात जो मिड कैप की है कंपेयर टू लार्ज कैप, वो ये है कि जो सेक्टर रिप्रेजेंटेशंस है, सेक्टर रिप्रेजेंटेशन थोड़े ज़्यादा है, डाइवर्सिफाइड है एज कंपेयर टू अ लार्ज कैप फंड। अगर हम अपने लार्ज कैप की बात करें, लार्ज कैप में अगर देखेंगे तो बैंकिंग है या ऑयल एंड गैस है या टेक्नोलॉजी है, ये 3-4 सेक्टर ऑलमोस्ट 50 से 60% के बीच में वेट रखते हैं। जबकि हम मिड कैप में अगर देखेंगे तो जैसे आपने बताया केमिकल्स है या रियल एस्टेट है, वो उनकी रिप्रेजेंटेशन लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इसलिए इन्वेस्टर को नंबर एक डाइवर्सिफाइड रिप्रेजेंटेशन मिलता है। नंबर 2 जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि जो आज के मिड कैप है वो आने वाले कल के लार्ज कैप होने वाले हैं। तो उस तरह से जो निवेशक है उनको जो कल के लार्ज कैप्स है उनमें पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता है, जो कि कंपनियां शायद जो ओवरऑल मार्केट है उससे ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ दिखाएंगी। तो एक जो हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बोलते हैं, जो अपने आउटलुक बोलते हैं, वो आउटलुक सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में सीमित नहीं है, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में भी आएंगी, और शायद मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनियों में वो ग्रोथ आउटलुक लार्ज कैप कंपनियों से बेहतर रहने वाली है। तो इसलिए निवेशक को एक मौका मिलता है कि बेटर डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करें और बेटर ग्रोथ आउटलुक में इन्वेस्ट करें। अच्छा मिस्टर चिनानी, हालांकि इट्स टू अर्ली टू कमेंट, और साथ ही आई एम श्योर रिटर्न्स को प्रेडिक्ट करना मार्केट्स में एक वाइज डिसीजन नहीं है, बट अगर हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स के पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो किस तरीके के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फंड से? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर हम लास्ट 15, 20, 25 साल के परफॉर्मेंस देखें तो टिपिकली ओवर अ लॉन्ग पीरियड 3-5 साल के बेसिस पे मिड कैप और स्मॉल कैप लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न देते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस करा कि आने वाले 5, 7, 10 साल में इंडिया एज एन इकोनॉमी शायद दुनिया की सबसे बेहतर ग्रोथ इकोनॉमी रहने वाली है, एटलीस्ट जो लार्ज 10-15 इकोनॉमीज हैं ग्लोबली। तो अगर वैसा होगा तो इट इज़ वेरी लाइकली कि जो छोटे कंपनियां हैं, जो मिड और स्मॉल कैप कंपनी है, वो शायद लार्ज कैप कंपनी से बेहतर अर्निंग्स ग्रोथ दे। और अगर बेहतर अर्निंग्स ग्रोथ होंगी तो होपफुली द रिटर्न जो होंगे वो भी शायद लार्ज कैप से बेहतर होने चाहिए ओवर 3-5-7 ईयर्स पीरियड। ओके, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, मैं 2 सेक्टर्स पर और आपकी राय लेना चाहती हूँ। जैसे मिस्टर चिनानी, आपने शो की शुरुआत में ही कहा कि डोमेस्टिक थीम्स, कंजम्पशन थीम्स, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है और आगे भी रहेगा। मैं स्पेसिफिकली एफएमसीजी को लेकर आपकी राय लेना चाहती हूँ। यहाँ कंपनी बहुत ही कंपनी स्पेसिफिक होकर डिसीजन लेना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि पूरा अगर ओवरऑल एज अ सेक्टर देखें
तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे जाते हुए? देखिए, एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है, क्योंकि बाकी और सेक्टर की तरह यहाँ पर भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम देखें तो जो कंज्यूमर के टेस्ट है, बिहेवियर है, वो चेंज हो रहे हैं। तो जैसे अगर आज से 10 साल पहले देखें, साबुन, तेल, ये सब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आइटम होती थी। लेकिन आज के दिन में अगर हम देखें तो आज के दिन में जो फूड आइटम्स हैं, जो ब्यूटी, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स है, वो ज़्यादा महत्व रख रही है कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से, जो जिस तरह से वो पैसे खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगले आने वाले 5-7 साल में जो 2 या 3 स्पेसिफिक वर्टिकल है, जैसे फूड्स है या ब्यूटी, पर्सनल केयर, ये सब सेगमेंट शायद आपके साबुन तेल वाली सेगमेंट से बेहतर परफॉर्म करें। तो उस हिसाब से हमें जो सिलेक्शन है स्टॉक्स का, वो भी उसी तरह से लेना पड़ेगा कि जहाँ पे हम ब्यूटी, पर्सनल केयर, फूड, इन सब का शायद ज्यादा वेटेज हो कंपेयर टू जस्ट साबुन और तेल। ओके, अच्छा, क्विकली एक चीज़ और मिस्टर चनानी, आईटी को लेकर कोई चिंता नज़र आ रही है क्या अभी? क्योंकि कंसर्न्स तो काफ़ी रहे हैं, फिर चाहे वो लो डिमांड हो, यूएस में इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हो, इकोनॉमिक स्लोडाउन ही क्यों ना हो, क्या कहना सही है कि वर्स्ट इज ओवर या फिर अभी भी कुछ चिंताएं बनी हुई हैं? नहीं, देखिए, आईटी में चिंता ज्यादा नहीं है। इंडियन आईटी सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो इंडिया आईटी सर्विसेज सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि जो उनके कस्टमर है उन्हें नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये हमेशा एक ट्रांजिशन फेज होता है, जब कंपनियां, जो उनके कस्टमर हैं, वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी में जाने की तैयारी करते हैं। तो वो एक जो फेज होता है 6 महीने 12 महीने का, वो थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस होता है। लेकिन उसके बाद जो हमने हिस्टोरिकली देखा है, इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी के जो रेवेन्यू है वो काफी जोर से ग्रो करते हैं। तो हमें भी यही लगता है कि लास्ट जो 6-12 महीने थे, हम एआई की बात कर रहे थे, हम बाकी और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, डेटा सेंटर की बात कर रहे थे, तो वो जी, जो ट्रांजिशन फेज था वो शायद आने वाले साल में जो 2025 का है, वहां पे हमें इंडियन आईटी सर्विसेज को बेनिफिट होते देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल होगा मिस्टर चनानी आपसे, ये आईपीओ फ्रेंजी पर आपकी क्या राय है? जो हमने आईपीओ रश देखा है, स्पेशली Hyundai के आईपीओ की बात ही नहीं, अगर हम अपकमिंग आईपीओज भी देखें तो कुछ न्यू एज आईपीओज भी हैं और कई ऐसे आईपीओज भी रहेंगे आने वाले टाइम में जो कि बड़ी कंपनियों की सब्सिडरी कंपनियां भी हैं। उसको लेकर भी काफ़ी इंटरेस्ट ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के मन में डेवलप होना शुरू हुआ है। कैसे देखते हैं इस पूरे ही आईपीओ रश को? देखिए, आईपीओ होना एक्चुअली हमारे लिए अच्छी बात है, पूरे मार्केट के लिए, क्योंकि हम जो बात करते हैं वैल्यूएशंस के बारे में, तो वैल्यूएशंस उसी समय महंगी होती है जब निवेशक उन्हीं 5, 10, 15 या 20 कंपनियों को चेज करते हैं। अगर वो जो हमारे पास ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस आज के दिन में अगर 20 की जगह 40 हो जाए, तो क्लियरली जो इन्वेस्टर है उनको ज्यादा ऑल्टरनेट मिलेंगे और उस हिसाब से वैल्यूएशंस भी ज्यादा बैलेंस्ड रहेंगी। और मोर इम्पोर्टेंटली, अगर ये चीज हम एफआईआई की नजर से देखें, तो एफआईआई की नजर से ये मार्केट को और डीप करेगी। और अगर बड़े आईपीओ आएंगे तो नेसेसरली जो एफआईआई है उन्हें भी ये इन आईपीओ में सब्सक्राइब करने या पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि वो टिपिकली मीडिया उतने स्मॉल कैप में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो भी आईपीओ होते हैं, हमारे हिसाब से ये पूरे मार्केट के लिए एक्चुअली काफी अच्छी बात है। बिल्कुल। और आईपीओ मार्केट में एक्शन अब तक तो रहा है ही, आगे भी काफ़ी अग्रेसिव रहने की संभावना है। चलिए, शुक्रिया मिस्टर चनानी आने के लिए
इस शो में और मार्केट्स के साथ साथ न्यू फंड ऑफर पर भी अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और हमने बात की आज निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की, जो कि बड़ौदा BNP पारिबास की तरफ से एक नया फंड ऑफर है। 20 अक्टूबर तक खुला रहेगा और इन्वेस्टर्स को ऑफर करेगा एक ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस सेक्टर्स एज कम्पेयर टू NSE निफ्टी 50 इंडेक्स। चलिए इसी के साथ इस खास शो में तो इतना ही। नमस्कार। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर।